क्या आप बिहार से हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार के आम आदमी की औसत आय शायद आज जितनी है उससे 150% अधिक हो सकती थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन सच्चाई यही है। अब सवाल है कि फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों बिहार पर वर्षों तक बीमारू का टैग चिपका दिया गया? क्यों आज बिहार कई समकक्ष ओडिशा उससे आगे है? जवाब शायद आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप आज ये कहानी जरूर सुनिए। कैसे? अगर बिहार का एक दौर अलग होता तो आज शायद कहानी कुछ और ही होती। देश की इकोनॉमी ने 1991 के बाद छलांग लगाई। दिल्ली की सड़कों पर नई नई कारें दिखने लगी, बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक आईटी कंपनियां खड़ी हो गईं और दुनिया कहने लगी कि 21वीं सदी भारत की होगी। लेकिन इसी दौरान भारत के दिल में बसा बिहार, इतिहास का गौरवशाली केंद्र, ज्ञान और क्रांति की भूमि, पिछड़ता ही चला गया। सवाल ये है कि क्यों? क्यों जब पूरा भारत दौड़ रहा था तब बिहार पीछे छूट गया? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति शुरू की। विदेशी निवेश आया, उद्योग खुले और सेवा क्षेत्र की रफ्तार ने भारत की किस्मत बदल के रख दी। भारत के शहर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक हमारे मार्केट अब एक नई उमंग के साथ ऊपर उठ रहे थे। 1990s में भारत की औसत विकास दर 3.9% रही, लेकिन नया दशक आते आते ये बढ़कर 4.9% हो गई, यानी पूरे देश में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों ने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन बिहार, यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि 1951 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के करीब 40% थी और 2012 में भी वही स्थिति बनी रही, यानी 60 सालों में कुछ भी नहीं बदला। सोचिए, जब बाकी भारत ऊपर उठ रहा था, बिहार वहीं का वहीं था। इसका असली झटका लगा 1990s में, जब भारत की औसत ग्रोथ करीब 4% थी, बिहार की औसत ग्रोथ थी -0.4%, यानी राज्य पीछे जा रहा था। और कारण? लालू का जंगल राज। 1990 से पहले बिहार की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन फिर तस्वीर में आते हैं लालू यादव और फिर शुरू होता है कास्ट पॉलिटिक्स का एक डर्टी गेम। इनके पहले ही कार्यकाल में एक नारा काफी फैला, बुरा बाल साफ करो। ये राज्य में एक जातिगत युद्ध छेड़ने का बिगुल समान था। इससे यह संदेश दिया जा रहा था कि बिहार से अब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करो। जाति जाति के खेल में बिहार को ऐसा उलझा दिया गया कि बिहार का आर्थिक विकास पीछे ही रह गया। अपराध, भ्रष्टाचार, जातीय राजनीति, सब ने मिलकर उद्योगपतियों और निवेशकों को बिहार से सदा के लिए भगा दिया। और ये तो होना ही था, क्योंकि लालू यादव ने अपनी अगड़ी बनाम पिछड़ी की लड़ाई में विकास को भी एक तरीके से एलिटों से जोड़ दिया था। बिहार में सड़क, बिजली नहीं होती थी, तो इसके जवाब में लालू यादव जनसभाओं में कहा करते थे कि सड़कें खतरनाक होती हैं, अगर आपके गांव में सड़कें बन जाए तो पुलिस आसानी से आपके घर पहुंच सकती है। 21वीं सदी के आगमन के साथ देश के बाकी हिस्सों में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखे जा रहे थे। साथ ही कार्य संस्कृति और शासन में परिवर्तन भी हो रहा था। ये वह समय था जब बिहार में सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष सोचते थे कि अज्ञानता ही सुख है और ऐसे एलिट फैशन का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। 2001 में लालू ने तत्कालीन अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के अभियान का मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा, ये आईटी वाईटी क्या है? क्या कंप्यूटर दूध देता है? विडंबना तो ये थी कि उनकी अपनी एक बेटी ने आईटी प्रोफेशनल से शादी की थी जो कभी इन्फोसिस में काम कर चुका था। और आज यही लालू यादव ट्विटर में सबसे सक्रिय नेताओं में से हैं। उनके बेटा भी ठकाठक ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन इस विकास विरोधी सोच ने राज्य को सदा के लिए पीछे ही रखा। बिहार का अगर ओडिशा के साथ आज एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, बिहार और ओडिशा कभी एक प्रांत हुआ करते थे। दोनों के अलग हो जाने के बाद भी वर्षों तक दोनों हिस्से आर्थिक विकास में पीछे रहे। आजादी के बाद बहुत वर्षों तक दोनों की आर्थिक स्थिति एक समान ही थी। 1980 से 1991 के दशक में ज्यादातर राज्यों की हालत एक जैसी थी। उस दौर में बिहार ओडिशा से भी तेजी से बढ़ रहा था, भले ही ज्यादा फासला नहीं था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में बिहार की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट ओडिशा से आगे थी, यानी बिहार के पास वो आधार था जिससे वह पूरे देश के टॉप स्टेट्स में गिना जा सकता था। लेकिन 1990s में पूरा परिदृश्य ही बदल गया।
1992 से 2002 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय 33% गिर गई, जबकि ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय उसी अवधि में 31% बढ़ गई। फिर 2002 आते आते ओडिशा ने बिहार को पीछे छोड़ दिया, और ये बस एक छोटा सा फर्क नहीं था। 2019 तक पहुंचते पहुंचते ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय बिहार से 130% ज्यादा हो गई। अब सोचिए, अगर बिहार ने 1980 वाली ही ग्रोथ बनाए रखी होती तो 2019 में उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग होती 95,000 रुपए, लेकिन हकीकत में क्या रही? सिर्फ 37,000 रुपए, यानी आधे से भी कम। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। ओडिशा भी एक समय पर गरीबी और प्राकृतिक आपदाओं से जूझता था, लेकिन उसने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, खनिज संसाधनों का सही इस्तेमाल और गवर्नेंस सुधारों पर फोकस किया। बिहार वहीं अटका रहा, जातीय राजनीति, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस की नाकामियों में। नतीजा साफ है, जिस ओडिशा को कभी बिहार से पीछे माना जाता था वही आज उससे आगे है, और बिहार अब भी उसी सवाल से जूझ रहा है, आखिर क्यों उसको विकास सफर बाकी भारत से कट गया। बिहार की दुर्दशा सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये कई केंद्रीय नीतियों का नतीजा भी रही है, जिनमें से एक प्रमुख थी 1952 में लागू की गई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास को समान रूप से बढ़ावा देने के नाम पर ये नेहरू ने नीति बनाई थी, लेकिन वास्तव में इसने क्षेत्रीय असमानताओं को और गहरा कर दिया। इस नीति में यह कहा गया था कि खनिज कहीं से भी निकालो, पूरे देश में एक ही दाम पर पहुंचेगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का समान वितरण था। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह नीति बिहार जैसे खनिज समृद्ध राज्यों के लिए एक अभिशाप साबित हुई। केंद्र सरकार द्वारा परिवहन लागत पर सब्सिडी देने से उद्योगपतियों को सामग्री की कीमत हर जगह एक जैसी लगने लगी, जिससे वे संसाधनों के स्रोत के बजाय बाजार और बंदरगाहों के नजदीक कारखाने लगाने लगे। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार तो थे ही, लेकिन ऐसी नीतियों ने राज्य की आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर दिया। इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ये नीति ना होती तो बिहार आज एक विकसित औद्योगिक केंद्र होता, न कि प्रवासन और गरीबी का पर्याय। इस नीति ने न केवल स्थानीय निवेश को हतोत्साहित किया, बल्कि राज्य की युवा पीढ़ी को मजबूरी में अन्य राज्यों की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। बिहार और झारखंड जैसे राज्य जहां कोयला, लोहा अयस्क और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में थे, वे सिर्फ कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए। नीति के लागू होने के बाद दशकों तक इन राज्यों में नए उद्योग नहीं लगे, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्य तेजी से औद्योगिक हब बनते चले गए। ये नीति 1993 तक चली, लेकिन तब तक नुकसान इतना गहरा हो चुका था कि राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने में दशकों लग गए। बिहार की धरती ने टैलेंट तो पैदा किया, लेकिन वो टैलेंट यहाँ टिक नहीं पाया, और ये एक दुखद सच्चाई है जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना को दर्शाती है। सदियों से बिहार ने बुद्ध, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व देश को दिए हैं, और आज भी यहाँ के लोग IIT, IIM और अन्य प्रतिष्ठित संसाधनों में अपनी रैंक दिखाते हैं। लेकिन राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी, खराब बुनियादी ढांचा और राजनीतिक अस्थिरता ने इस टैलेंट को बाहर की ओर हमेशा धकेलता रहा। नतीजा ये हुआ कि बिहार के युवा अपनी क्षमताओं का उपयोग अन्य राज्यों में करने लगे, जहां बेहतर वेतन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध थे। खेतिहर मजदूर पंजाब के खेतों में पहुंचे, दिहाड़ी मजदूर मुंबई की इमारतों पर चढ़े, और पढ़े लिखे नौजवान UPSC पास करके दिल्ली की कुर्सियों पर बैठे। ये प्रवासन की कहानी बिहार की दुर्दशा का जीता जागता प्रमाण है, और ये प्रवासन सबसे ज्यादा उसी खोए हुए दशक में सबसे ज्यादा हुआ जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। साल 2000 के बाद हालात थोड़े बदले। नीतीश कुमार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुधरी, सड़कें बनी, स्कूलों में साइकिल योजना आई। शमिका रवि का डेटा बताता है कि 2000 से 2019 में बिहार की ग्रोथ 5.3% तक पहुंच गई, यानी 90s का नेगेटिव ग्रोथ धीरे धीरे पॉजिटिव में बदल गया। लेकिन सवाल वही है, क्या ये काफी था? नहीं, क्योंकि लॉस्ट डिकेड का असर इतना गहरा था कि बिहार का औसत अभी भी भारत से बहुत नीचे है। तो पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? भारत के लिए 1990s, 2000s आर्थिक क्रांति का दौर थे, लेकिन बिहार के लिए 1990s खोया हुआ दशक साबित हुआ। राजनीतिक गलतियां, जातीय समीकरण, नीतिगत अन्याय और खराब ढांचा, इन सब ने बिहार को रोक कर रखा। हाँ, 2000 के बाद कुछ सुधार हुआ, लेकिन जो मौका 1990s में हाथ से निकल गया, उसका नुकसान अभी तक कई पीढ़ियां झेल रही हैं। आज भी बिहार में कुछ लोग वापस से वैसी अराजकता की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। आज सवाल ये है, वर्षों बाद जो बिहार अब आर्थिक विकास की पटरी पर लौटा है, क्या कहीं वापस से जंगल राज की वजह से डामाडोल तो नहीं हो जाएगा? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता ही दे तो बेहतर।
मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बिहार के खोए हुए दशक पर हमने आपको जो बताया उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में हमसे अवश्य साझा करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।